नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पूरे के पूरे इतिहास में शासकों की कई सारी कैटेगरियां पाई जाती है। इसमें तीन मुख्यतः कैटेगरी होते हैं। पहले नंबर पे वैसे शासक आते हैं जो अपने सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वैसे शासक आते हैं जितना उनका साम्राज्य होता है उसको बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करने का प्रयास करते हैं। और तीसरे नंबर पे वैसे शासक आते हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ अपने क्षेत्र को मैनेजमेंट करना भी जानते हैं। जैसे कि अशोक को ले लीजिए, आने वाले समय में मुगलों के समय में अकबर को ले लीजिए। लेकिन जब यहाँ पे इल्तुतमिश की बारी आती है तो इस इल्तुतमिश को दूसरे नंबर की कैटेगरी में रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अर्थात इस इल्तुतमिश को जितना क्षेत्र मिला हुआ था उस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसको ये बेहतरीन तरीके से वहाँ मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को शानदार तरीके से चलाने का प्रयास करता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये इल्तुतमिश कौन था, क्यों इसको दिल्ली का एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन सारे ही चीज़ों को इस क्लास में जानेंगे और यहाँ पे रटाया नहीं बल्कि समझाया जाता है। जो भी फैक्ट है उन फैक्टों को भी आपको बिल्कुल ही एक कह सकते हैं कि दवाई कितना भी तीखा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको मीठे के साथ दे दिया जाए तो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट है उस मीठी दवाई की तरह कार्य करता है जो इन सारे फैक्टरों को आपके अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से सेट कर देगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास की पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में कई सारा वंश है, इसे आप लोग देखते रहिएगा जब तक कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपको ऐसे ही देखने से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे जो लंबा टाइम पीरियड होता है तुगलकों का होता है लगभग 94 साल, ठीक है, 94 ईयर। और सबसे जो छोटा टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे खिलजियों का होता है। चलिए अब यहाँ पे जो गुलाम वंश को हम लोग देख रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, इस गुलाम वंश में आप देख रहे हैं कि ममलुक भी हैं, इलबारी है, सारे के सारे गुलाम कैटेगरी में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोगों ने कुतुबी वंश के अंतर्गत इस कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लिया था। अब यहाँ पे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं शमी वंश को, जिसका संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था, इसका ठीक है दामाद भी था। यही जो इल्तुतमिश है पूरा जानेंगे और आने वाले दिनों में ये सारा बलबनी वंश वगैरह सब हम लोग जानेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग शमी वंश को। शमी वंश का जो टाइम पीरियड है 1210 से लेके 66, ठीक है, 1210 से लेकर 1266 तक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो शासक आएगा इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है इल्तुतमिश। इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मैंने न्यू मान के चलिए, ठीक है, जिस न्यू को कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला हुआ था उस पर इमारत यही बनाने का काम करेगा इल्तुतमिश। अब यहाँ पे बहुत सारे ध्यान रखिएगा शासक आएंगे, एक साथ में मेंशन कर देता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा इस अलाउद्दीन मसूद शाह को छोड़ के बाकी जितने शासक हैं इस इल्तुतमिश के पुत्र हैं या तो फिर पुत्री हैं। जैसे कि रजिया सुल्तान, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन मसूद शाह इस, ठीक है, रकुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र होता है। अर्थात इल्तुतमिश का ये हो गया पोता। बाकी सारे ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ के बाकी सारे इसके पुत्र या फिर पुत्री हैं। रजिया सुल्तान इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुत्री है। अब आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश को। टाइम पीरियड देखा जाए तो 1210 से लेकर 36 तक का है और ये जन्म का टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये टाइम पीरियड है इसका शासन काल का, अर्थात लगभग 26 सालों तक ये दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से शासक रहेगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 26 सालों में एक अच्छा खासा क्षेत्र पे पूरा का पूरा ये मैनेजमेंट करने का प्रयास करेगा। लगभग आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत से ऊपर लेके इधर बे ऑफ बंगाल, इधर, ठीक है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल से लेके ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल उत्तर पश्चिम का इसकी जो सीमाएं थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ इधर टकरा रही है। अब इतने बड़े क्षेत्र को इसने मैनेजमेंट कैसे किया यह हम लोग जानने का आज के इस क्लास में प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी पीटी वगैरह में बहुत अधिक पूछा जाता है, सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। एक भी चीज़ यहाँ से छूटने वाला नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, इसके नाम में छुपा हुआ है कि एक साम्राज्य का स्वामी। इलबारी जनजाति का ध्यान रखिएगा और ये लोग अपने आप को शमी, ठीक है, वंश बुलाते थे। जैसे जनजातियों की कई सारी कैटेगरियाँ होती है, अब उस कैटेगरी में भी देखेंगे तो उसमें कई सारा वंश पाया जाता है।
जैसे गोर वंश था मोहम्मद गोरी का, वैसे ही ये सम्मी वंश है यहाँ पे। अब इसका जो पिता है इलम खां है। अब इसका जो जन्म तिथि है ना वो यहाँ पे बहुत अधिक क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बहुत अधिक ये बचपन से ही योग्य था और योग्यता की वजह से इसके जो भाई थे इससे बहुत अधिक नफरत करते थे और उसके भाइयों ने इस इल्तुतमिश को बचपन में ही बेच दिया और बेचने के बाद इसको बुखारा लाया गया, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मतलब बुखारा से बगदाद लाया गया और फिर जब बगदाद से इसको जब गजनी लाया जाएगा तो उस समय मोहम्मद गोरी का जो गुलाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक वही इसको खरीद लेगा, खरीद के यही वह ठीक है उसको बड़ा करेगा। काफ़ी योग्य व्यक्ति था शुरू से ही, देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके भाई सब कितना नफरत करता था। तो बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करेगा ठीक है। और उसके बाद से इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पद भी दिया जाएगा, जैसे कि सर जानदा का पद दिया जाएगा, अंगरक्षकों का प्रधान ठीक है कहा जाता था। मैंने सर जानदा का मतलब होता है कि अंगरक्षकों का प्रधान। दूसरा पद इसको दिया गया अमीर शिकार, मैंने सुल्तान के लिए जब किस तरह से ठीक है शिकार व्यवस्था में जाएगा पूरा मैनेजमेंट का इसको जिम्मेदारी दे दिया गया और ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। इसके वजह से मोहम्मद गोरी भी इसकी तारीफ करता था, ध्यान रखिएगा उस समय मोहम्मद गोरी जब जिंदा था तब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट। आगे चल के अपनी योग्यता के दम पे ये ठीक है ग्वालियर का इक़्तिदार बनता है। इक़्तिदार को कई सारे रूपों में ठीक है मध्यकालीन भारत में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे कहीं कहीं गवर्नर भी लिखेगा, कहीं कहीं सूबेदार भी लिखा रहेगा। लेकिन इस इक़्तिदार को अभी मैं थोड़ी ही देर में पूरा क्रिस्टल क्लियर करूँगा, पूरा मैं समझाऊँगा कि ये इक़्तिदार क्या होता था। आगे चल के इसने ठीक है ऐबक की पुत्री से विवाह कर लिया, या फिर ऐबक को आप कह सकते हैं चूंकि ऐबक का एक गुलाम था तो इसकी योग्यता से प्रभावित होके इसको लगा कि बहुत योग्य व्यक्ति है, गुलाम भी है, हमारी बातों को मानेगा। और आपको शुरू में बताते आ रहा हूँ कि तुर्की लोगों में या फिर मुसलमानों में गुलामों को ठीक है अगर देखा जाए तो बेटे से अधिक ठीक है ट्रस्ट किया जाता था। तो ऐबक की पुत्री से जब विवाह किया गया तो इसको एक बड़ा एरिया दे दिया गया था, बरन माने बुलंद शहर इसको दे दिया गया। उसको ध्यान रखिएगा बदायूं भी उस समय बोला जाता था, वहीं पे इसको ध्यान रखिएगा इक़्तिदार यहाँ पे बना दिया गया। अब यहाँ पे कई सारी बीच में लड़ाइयाँ हुई है, अनिलवाड़ा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बाकायदा उसमें ध्यान रखिएगा शामिल हुआ करता था, ये भी शामिल हुआ करता था। लेकिन आगे चल के पता है कि जल्दी ही ठीक है 1210 ईस्वी में ही ऐबक की आपको पता है कि लाहौर में बेचारा चौगान खेल रहा था, घोड़ा से गिर के मर गया। ऐबक की मृत्यु के बाद देखिए अब बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि आपको पता है कि ऐबक की जब मृत्यु हुई तो लगभग 1206 में ऐबक दिल्ली का शासन सत्ता को लाहौर से संचालित कर रहा था। 4 साल के अंदर ही 1210 में ही ऐबक की मृत्यु हो गई। तो दिल्ली का जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सुदृढ़ीकरण उतना सही ढंग से नहीं हो पाया था। हमने कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ठीक है जो गोरी के द्वारा जिन क्षेत्रों को जीता गया था वो सारे क्षेत्रों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक महज 4 सालों में बेचारा वो कितना मैनेजमेंट करता, वो भी वो लाहौर था। इसीलिए उस समय आनन फानन में जो यहाँ पे दिल्ली के जो अमीर लोग होते थे, अमीर मतलब समझ रहे हैं ना कि मुस्लिमों में अमीर का एक पद होता है, या पद नहीं कहेंगे आप, अमीर को ठीक एक धनवान व्यक्ति से जोड़ सकते हैं जिनका समाज में काफ़ी प्रभाव होता है। तो उन अमीरों के द्वारा इस आराम शाह को आनन फानन में कि कहीं हिंसा ना भड़क जाए, केंद्र में देखिए यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, कोई शासक का रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको दिल्ली का शासक बना दिया गया। लेकिन इतना ये निकम्मा था, इतना अयोग्य था, बेचारा जो अमीर सब था इससे परेशान हो गया कि भाई इससे तो चल ही नहीं पाएगा इतना साम्राज्य। इसीलिए एक व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, अली इस्माइल, ये भी एक अमीर है, एक योग्य अमीर है। इसने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और इल्तुतमिश उस समय कहाँ था, बदायूं में था, ध्यान रखिएगा, वहाँ का इक़्तिदार था। अब जैसे उसको लगा कि भाई हमारे ससुर जी निकल गए, आया वहाँ से भागे भागे दौड़े आया दिल्ली की शासन सत्ता को संभालने के लिए। लेकिन यहाँ से ऑलरेडी शासक तो बन गया आराम शाह। अब यहीं पे देखेंगे तो जूट के मैदान में ठीक है, जूट का जो मैदान है वहीं पे युद्ध होगा दोनों के बीच, आराम शाह पराजित हो जाएगा, यहीं पे मारा जाएगा और फिर इस दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश का अधिकार हो जाएगा। अब इसी में कुछ इतिहासकारों के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। जैसे लेनपुल एक बहुत बड़ा ठीक है इतिहासकार है, ये बोलता है कि गोरी के लिए ठीक है, गोरी के लिए जैसा ऐबक था एक दास के रूप में, वैसे ही ऐबक के लिए इल्तुतमिश था जो बहुत अधिक
लोग मानता था। जिसे गोरी ने भी क्या किया था, देखिए ऐबक को ठीक है दास भी बनाया था, दामाद भी बनाया था। ऐबक ने भी इल्तुतमिश को क्या किया, दास बनाया, दामाद बनाया। वैसे ही एक इतिहासकार है यहाँ पे शंकर, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद है यहाँ पे, ये बोलते हैं कि ये दासों का दास था जो दिल्ली सल्तनत पर जन्मजात अधिकार को पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि अब इस दिल्ली सल्तनत में हमारा ही अर्थात तुर्कों का ही अधिकार रहेगा, तुर्कों का ही अधिकार रहेगा, ये चलते रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इल्तुतमिश की समस्याएं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने माना जाता है कि उस इल्तुतमिश को एक असंगठित राज्य का बिल्कुल यहाँ पे उपहार में मिला, जो क्षेत्र बिल्कुल यहाँ पे टूट रहा था, बिखर रहा था, क्योंकि उस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाया था, अंडर कंट्रोल में पूरी तरीके से कर नहीं पाया था। अर्थात जो गोरी ने जो विजय किया था, समझिए कि उसी की धाक के दम पे ही यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक भी यहाँ पे शासन कर रहा था। इसीलिए ठीक है, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी तो बहुत सारी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, चाहे हम लोग इधर बंगाल की बात करें या फिर यल्दौज की बात करें, कुबाचा की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ की बात करें, बहुत बड़ी समस्या थी। इन समस्याओं को हम लोग बारी बारी से भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज था इस इल्तुतमिश के सामने कि इस असंगठित राज्य को कैसे संगठित बनाया जाए, और संगठित बनाने के लिए बिल्कुल ही समझ रहे हैं ना, मतलब मार काट किए बिना, लड़ाई किए बिना ये हो ही नहीं सकता है। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन कौन था सब। अब देखिए नंबर 1 है गजनी का यल्दौज। अब देखिए यल्दौज भी आपको ध्यान होगा मोहम्मद गोरी का दास था, और उसका भी कुतुबुद्दीन ऐबक से, इस यल्दौज का कुतुबुद्दीन ऐबक से बड़ी समस्या थी। लेकिन यल्दौज की जब बेटी का कुतुबुद्दीन ऐबक से विवाह हो गया तो मामला ठीक हो गया। लेकिन अब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया है समझिए, और उसका दास इल्तुतमिश यहाँ पे शासन जब कर रहा है, तो ये यल्दौज कभी नहीं मानेगा। इसको लग रहा है कि भाई वो तो दास है, अपने भी दास है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही है कि अब उसको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ठीक है, ये दिल्ली पे दावा ठोकने लगेगा, ये भी अपने आप को बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्वतंत्र कर लेगा कि भाई हम अब दिल्ली के अधीन नहीं है, दिल्ली हमारे अधीन है। दूसरा है सिंध का कुबाचा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन से शादी करके मैनेजमेंट किया था। ये भी एकदम अपना फन फैलाने लगा और लगा कि हम पूरब के क्षेत्र पर अधिकार करेंगे। पूरब देखिए, ये है कुबाचा का क्षेत्र, ये है यल्दौज का क्षेत्र। अब ये पूरब की तरफ अधिकार करेगा तो फिर आएगा किधर, कुतुबुद्दीन ऐबक के क्षेत्रों की तरफ आएगा। और अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्षेत्र नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे तो इल्तुतमिश आ गया है, यही समझना है। तीसरे नंबर पे है बंगाल में। याद करिए, इस बंगाल में इसी बिहार बंगाल का जो विजय अभियान किया था बख्तियार खिलजी, लेकिन उस बख्तियार खिलजी को एक व्यक्ति ने मार डाला जिसका नाम था अली मर्दान। अब ये जो अली मर्दान था उस समय, ठीक है, वो खिलजी के जो उत्तराधिकारी लोग हुआ करते थे, इसको पकड़ में जेल में डाल दिया था। अब अली मर्दान भागे भागे आया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको सहयोग किया, तो फिर एक खिलजी के उत्तराधिकारियों से मुक्त हुआ। और ये अली मर्दान ने बिल्कुल कहा कि अब देखो, अब दिल्ली के हम अधीन है भाई, ऐबक चिंता मत करो। लेकिन जैसे यहाँ पे दिल्ली में इस इल्तुतमिश का जब शासन कंट्रोल होगा, तो ये अली मर्दान अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा कि भाई अब हम भी स्वतंत्र हैं। देखिए कितना ये, ठीक है, धोखाधड़ी कर रहा है। अब बड़ी समस्या थी। इसके अलावा कुतुबी और मुइज़ अमीरों का विरोध, क्योंकि यहाँ पे जो अमीर लोग थे, ये लोग, ठीक है, इनको लगता था कि भाई सब दास लोग हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, ये भी दास है। मेन कारण यही है, ध्यान से सुनते चलिए। और ये लोग बोलता था कि हम तो भाई अपने आप को, ठीक है, इल्तुतमिश से ये लोग योग्य समझता था कि भाई दास इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलाएगा। अर्थात समझ रहे हैं ना, दासों के प्रति जो इनकी एक रिस्पेक्ट की भावना थी, शासक वाली जो फीलिंग जो आनी चाहिए थी, वो इनके अंदर नहीं आ रही थी। ये भी बड़ा चैलेंज था। और ये अपने घर में ही, ध्यान रखिएगा, ये लोग दिल्ली में सब था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तर पश्चिम की सीमा वो भी बिल्कुल असिक्योर, मतलब अनसिक्योर थी। उस समय मंगोल आक्रमण चंगेज खान के नेतृत्व में पूरा का पूरा, समझ रहे हैं ना, अभी तक पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा एम्पायर हुआ है, मंगोलों का ही हुआ है। वो भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। देख पा रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड आप लोग देखते चलेंगे, आपको सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये भी समस्या थी। राजपूत शासक बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, उस सब कर वगैरह नहीं दिया रहा था। बिना कर का इतना बड़ा साम्राज्य तो चल ही नहीं सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है, जैसे रणथंभौर वाला
हो गया, माने रणथंभौर वाला है, ध्यान रखिएगा। वहीं पृथ्वीराज चौहान वाला क्षेत्र, जालौन, अजमेर, यहाँ पे चौहान शासकों का वर्चस्व हो गया था। कलिंजर और आजमगढ़ में देखिए चंदेलों ने ले लिया था, अर्थात मध्य प्रदेश का वर्तमान में जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो सीमा लाइन वाला क्षेत्र है। ग्वालियर में प्रतिहारों का अधिकार हो गया था। दोआब में गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी बड़ी शक्तियां वहां पे आ चुकी थी, जो अधिकतर हिंदू राजवंश के यहाँ पे लोग थे। बड़ी समस्या था। और ऊपर ये खोखर जाति, ये ऊपर जो सिंध के क्षेत्रों की तरफ ये सब अलग ही उत्पात मचाया हुआ था। ये बहुत लड़ाकू जाति था, ध्यान रखिएगा। तुर्कों से लोग संघर्ष सब करते रहता था। इसके अलावा दुर्बल राजस्व भी था, क्योंकि मुस्लिम जो कट्टर वर्ग था अब इस इल्तुतमिश को कर देने के लिए तैयार नहीं था। ये लोग उसको स्वामी नहीं बल्कि दास समझता था। अब आप समझ पा रहे हैं, इतना सारा चैलेंज अगर उस इल्तुतमिश को मिल रहा है, इसीलिए बोला गया कि इल्तुतमिश को दिल्ली साम्राज्य नहीं बल्कि दिल्ली साम्राज्य के रूप में एक असंगठित क्षेत्र मिला, माने उसको समस्या उपहार में मिल गया। सोचिए अब कैसे निपटेगा, यही इस क्लास में आपको सीखना है। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। अब इल्तुतमिश द्वारा अपने विरोधियों का दमन किस प्रकार से किया जाएगा, लेकिन अपने विरोधियों का दमन या फिर अपने दुश्मनों का दमन करने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आप ठीक है उस टाइप का आप अपनी रणनीति बनाइए, हथियार बनाइए। इल्तुतमिश ने वही किया अपने विरोधियों का दमन करने के लिए। देखिए उसने कुछ नीतियाँ बनाया, कोई नया चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन किया, आप यहाँ पे समझ पाएंगे। जैसे कि उसको लगा कि देखो राजधानी तो भाई लाहौर है, लाहौर से इसने राजधानी स्थानांतरित कर लिया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली केंद्र में है और दिल्ली से शासन प्रशासन को चलाना, जो भी यहाँ पे राजपूत शासक हो गया, बंगाल में हो गया, यहाँ मैनेज करना आसान रहेगा। और इसके अलावा यादव और कुबाचा को भी मैनेज करना आसान रहेगा। तो लाहौर से कहाँ ले अपना शासन, दिल्ली ले आया। देखिए इसने क्या किया कि भाई हमको साम्राज्य विस्तार नहीं करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया हुआ था कि शासकों की 3 कैटेगरी होती है, इसको ठीक है दूसरे कैटेगरी मैंने रखा हुआ था कि साम्राज्य विस्तार की जगह इसको लगा कि भाई जो भी साम्राज्य हमको मिला है इसको बेहतरीन तरीके से हम चलाएं, संगठित कर लें, क्योंकि छोटी बड़ी शक्तियां यहाँ पे अपना फन फैला रही है। इसके लिए इसने 40 गुलाम सरदारों के गुट को बनाया। ध्यान रखिएगा 40 सरदार के गुलाम को गुट बनाया, जिसको तुर्कान चिहलगामी इसको बोला गया। इसी को बर्नी ने, ध्यान रखिएगा बर्नी ये भी एक इतिहासकार है, इसको चालीसा या तुर्कान चहलगामी इसको बोला जाता है। क्यों बनाया, तो ये इनका काम था कि हमेशा ये सब क्या करता था, साए की तरह इल्तुतमिश के आसपास मंडराते रहता था। और इनकी गुप्तचर व्यवस्था भी आप कह सकते हैं कि कौन इल्तुतमिश के खिलाफ विरोध कर रहा है, कौन उसके फेवर में है, माने जो भी इल्तुतमिश का दुश्मनों की पहचान करना, उसको मारना था और इल्तुतमिश की यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा करना था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले क्लासों के लिए, क्योंकि तुर्क के चहलगामी का पद धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले जो अयोग्य शासक होंगे उनके लिए चैलेंज सब करेगा। क्योंकि देख रहे हैं ना 40 लोग हैं इसमें, 40 गुलाम सरदारों का गुट है। जैसे ये लोग देखेगा कि शासक कमजोर है, अपना वर्चस्व उस दिल्ली सल्तनत में ठोकने लगेगा, चलाने लगेगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले क्लास में आएगा। इसी तुर्कान चहलगामी को आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पे ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। बलबन भी काफ़ी इसमें ध्यान रखिएगा, अपना नज़र जमाए रखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें तुर्कदास लोग थे। तुर्कदास मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई कुछ लोग इसमें प्योर जो दास थे, और दासों को पता है कि कितना जरूरी है यहाँ पे दास अपना, ठीक है मतलब सर कटा सकता है अपने मालिक के प्रति, लेकिन सर झुका नहीं सकता है। और इसमें ताजिक लोग भी थे। ताजिक लोगों को माना गया कि ये लोग ठीक है तुर्की लोग ही थे, जो जब मंगोल आक्रमण हो रहा था तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भाग के आए हुए थे। तो इन ताजिकों को भी इस तुर्क के चहलगामी में इल्तुतमिश के द्वारा रखा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा इक्तदारी व्यवस्था लाया इसने इक्तदारी व्यवस्था। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ था कि भारत में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों पे देखेंगे तो बहुत सारे सामंत फैल चुका था। सब भूमि का टुकड़ा होता था, उसका अपना सैनिक होता था। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि अब इक्तदारी व्यवस्था जब आए आते सामंतीवादी जो व्यवस्था थी धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। और यहाँ पे अब सुल्तान ने अपना सेना रखना शुरू कर दिया। कैसे रखना शुरू किया, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, भूमि होता है। और इसमें पहली श्रेणी में ध्यान रखिएगा खालसा के 12 प्रांतीय स्तर को यहाँ पे रखा।
बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए खालसा के 12 प्रांतीय स्तर को रखा और इसका काम क्या होता था, तो इसमें बहुत सारे प्रांतीय गवर्नर के रूप में होते थे जिनका कार्य होता था कि जो भी शासक कानून बना रहा है उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, लगान वसूली, मुकदमे की सुनवाई और सैनिक सेवा प्रदान करना था। और इनको ठीक है आप कह सकते हैं कि वेतन के रूप पे इस सबको भूमि ही दिया जाता था उस समय। इसीलिए ध्यान रखिएगा ये इक़्तिदार व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि ये दिल्ली है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इल्तुतमिश यहाँ पे अगर है यहाँ पे, तो अलग अलग क्षेत्रों को जो बांटा हुआ है शासन प्रशासन को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इन क्षेत्रों में देखिए कोई ना कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरीके से मैनेज कर पाए, प्रशासनिक गतिविधियों को लागू कर पाए। तो इसी को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक़्तिदार पद का नाम दिया गया। अब इसको वर्तमान में जिसे आप समझ सकते हैं जैसे डीएम का पद होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में है, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट का ठीक है मैनेजमेंट कर रहा है। उसी के साथ साथ मान लीजिए कि अगर वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कराने का काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कराने का काम दूसरा ठीक है, पुलिस सर्विस वाली भी व्यवस्था है, आईपीएस ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि पूरा पूरा मैनेजमेंट करने का काम इन्हीं लोगों के पास होता था, इन इक़्तिदारों के पास होता था। दूसरा कैटेगरी में था कुछ गांव के रूप में छोटे छोटे इक़्तिदार भी होते थे, जो कि माइक्रो लेवल पे भी उसको इम्प्लीमेंट कराना था। अब इसमें क्या था, तो इस श्रेणी में देखिए छोटे छोटे क्षेत्रों के इक़्तिदार होते थे और ये केवल सैनिक सेवा ये लोग प्रदान करते थे। अर्थात अब पूरा का पूरा यही है इक़्तिदारी सिस्टम, इसका ठीक है मर्म यही है कि पूरा का पूरा जो भी शासक की प्रशासनिक नीतियों को, उसकी आज्ञा को पूरा इम्प्लीमेंट करना, लगान वगैरह मुकदमा की सुनवाई करना, सैनिक सेवा प्रदान करना, सारा का सारा चाह। अब ये जब आ गया ना, ये तो सामंतवादी व्यवस्था अपने आप खत्म हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था के बाद अब एक नया व्यवस्था आ गया, इक़्तिदार व्यवस्था। और ये इक़्तिदारी व्यवस्था भी नहीं रहेगा, जब मुगल जब आएगा तो वहाँ पे एक नया व्यवस्था देखेंगे जिसको बोला जाता है मनसबदारी व्यवस्था। थोड़ा थोड़ा अंतर है ठीक है, बाकी काफ़ी आपको इसमें सिमिलरिटी देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, नंबर 1 इसको लगा कि भाई जो भी बाहर या फिर अंदर अगर ठीक है अगर इस तरह का विरोध हो रहा है, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि अपने अंदर के आंतरिक जो मामला है उसको ठीक करना। और अमीरों के विरोधों का इसने दमन शुरू कर दिया कि बाहर लड़ने से पहले जरूरी है कि पहले अपने घर पे ही लड़ लो, क्योंकि अमीर लोग इसको शासक नहीं मान रहा था, सब दास मान रहा था इसको, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसने ठीक है नीति अपनाया कि अमीरों के विरोधों का दमन किया। तुर्कान ने चहलगामी को लगा दिया कि जाओ भाई देखो कौन कौन अमीर लोग हमारे फेवर में है, कौन कौन हमारे अमीर लोग फेवर में नहीं है। तो उस समय अमीर लोग जहांदार शाह के नेतृत्व में विरोध कर रहा था। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दमन करने के साथ साथ जो अमीर माने होता है ना, मैंने प्यार से समझाना, ना माने तो फिर समझ रहे ना हथियार से समझाना। तो जो प्यार से समझा उसको उच्च पद दिया, अब फिर जो नहीं माना उसको ठीक है पूरी तरीके से उसका नेस्तनाबूद कर दिया। इस तरीके से दिल्ली के आसपास में जो भी अमीर थे, दिल्ली में जो अमीर थे, इन सारे अमीरों को या तो अपने मिला लिया या फिर उनको ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए इसका घर का मामला पूरी तरीके से शांत हो गया। अब इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था, अब देखिए उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ था, यालदौज और कुबाजा से था। वो लोग दिल्ली पे, ध्यान रखिएगा, दिल्ली पे अपना अधिकार, अपना दावा ठोक रहा था कि हम लोग इल्तुतमिश को नहीं मानते हैं शासक। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यालदौज का पतन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए। अभी मंगोलों कैसे हम लोग को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना हुआ था, ध्यान से देखिए ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना हुआ था तो इसने अपना पूरा का पूरा, यालदौज ने क्या किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार करते हुए ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी उसको अपना झंडा हो गया, छत्र हो गया, राज चिन्ह हो गया, सब भेजा हुआ था, उसने यालदौज ने स्वीकार लिया था कि भाई अब हम दिल्ली के अधीन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन है। सारा वापस भेज दिया कि देखो भाई अब हम नहीं अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं, हम ऐबक के अधीन थे, अब यहाँ पे शासक चेंज हो गया, इल्तुतमिश तुम्हारे अधीन हम नहीं है। समझ रहे इस बात को। अब उस समय बेचारा इल्तुतमिश नया नया आया हुआ था, जहर का घूंट पी रहा था, क्योंकि अमीरों का दमन करने में अब व्यस्त था। शांतिपूर्ण मैंने स्वीकार कर लिया। जब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं ना, तो फिर थोड़ा उसको अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। उन प्रतिकूल परिस्थितियों में ठीक है अनुकूल होने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण यहाँ पे स्वीकार कर दिया, क्योंकि उस समय अमीरों का ये दमन करने में लगा हुआ था। फिर उसके बाद से देखिए बाजी कैसे पलटती है। जो ख्वारिज्म का जो शाह था, इधर जो ध्यान रखिएगा, जो ख्वारिज्म, जो मैंने एम्पायर सब बताया हुआ आप लोगों को, ख्वारिज्म का जो शाह था वो बार बार
इधर गजनी की तरफ आना चाह रहा था, पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आना चाह रहा था। अब जब वो अटैक किया तो देखिए यहाँ पे गजनी पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया ख्वारिज़म का शाह। बेचारा यल्दौज भाग के वहाँ से आया, कहाँ भागेगा ये, आएगा इधर पूरब के क्षेत्रों की तरफ। और यहाँ पे देखिए लाहौर और मुल्तान पे कुबाचा को मिला हुआ था, कुबाचा को उसने हरा दिया, कुबाचा भाग गया वहाँ से। देखिए कुबाचा भाग गया और ये जाके लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब इसको लगा कि जब लाहौर पे आ गए तो दिल्ली भी आ सकते हैं। ये पंजाब से थानेश्वर तक विस्तार कर लिया, मैंने हरियाणा तक आ गया। अब यहाँ पे इल्तुतमिश को लगा कि अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, अगर ये स्टेबलाइज कर जाएगा, अपने सैनिक गतिविधियों को कंट्रोल कर लेगा, ये कुबाचा ध्यान रखिएगा सॉरी यल्दौज अगर कर लेगा तो फिर दिल्ली पे चढ़ाई कर लेगा। अभी हम खुद ही अपने घर में ठीक है चैलेंजिंग रोल से गुजर रहे अमीरों का दमन करने में लगे हुए हैं, तो समस्या आ जाएगी। फिर अब देखिए यहाँ पे दिल्ली पे दावा भी ठोक दिया, बोला कि भाई अब दिल्ली जो है, देखिए कितना बड़ा चैलेंजिंग रोल प्ले कर रहा है ये, ध्यान रखिएगा यल्दौज। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 1215 में, अब इससे रहा नहीं गया। यही तराइन का जो मैदान है, ध्यान रखिएगा तराइन का मैदान, ठीक है, वहीं हरियाणा का जो क्षेत्र है वहीं पे युद्ध हुआ। इसमें यल्दौज को बुरी तरीके से इल्तुतमिश ने पराजित किया, ले आया सब पकड़ के बदायूं में ले आया और उसकी हत्या कर दिया। अब इल्तुतमिश के लिए माना जाता है कि ये दोहरी विजय थी। कैसे दोहरी विजय थी, तो देखिए पहला तो बोला गया कि इसका प्रबल जो शत्रु था यल्दौज, ताकतवर भी था, ये पराजित हो गया। दूसरा बोला गया कि देखो अब गजनी का और दिल्ली सल्तनत का कोई संबंध ही नहीं है, संपर्क इसका टूट गया और दिल्ली का अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र हो गया कि अब गजनी और दिल्ली का कोई संबंध नहीं है। जो यल्दौज था पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर 2 में अब कुबाचा की पराजय। अब इसका जो तराइन का जो तृतीय युद्ध है, ठीक है, बहुत अधिक रोल तो प्ले नहीं करता है, प्रथम और द्वितीय युद्ध ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तराइन का, लेकिन इस तृतीय युद्ध को भी कभी कभी पूछा जाता है। 1215 में हुआ है और इसी युद्ध में कुबाचा की पूरी तरीके से पराजय हो जाएगी, सिंधु नदी में इसको डुबा के मार दिया जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यल्दौज जब यल्दौज पराजित हुआ तो जैसे ही लाहौर के क्षेत्र ठीक है फ्री हुआ, कुबाचा ने लाहौर पर पुनः मैंने इसका जो पहले का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया। अब इसी समय देखेंगे तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1215 में, कुबाचा को सिंधु नदी में डुबाकर मार दिया गया और अब इसको लगा कि भाई अब लाहौर पे दूसरे को नहीं, अपने ही एक योग्य पुत्र होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नसरुद्दीन मोहम्मद को यहाँ पे नियुक्त किया। अब इसी समय ध्यान रखिएगा चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान उसमें पता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास अपने साम्राज्य विस्तार को करने में लगा हुआ था। देख पा रहे हैं ना ये कैसे एक्सपेंड कर रहा है, बिल्कुल एक ठीक है आप कह सकते हैं कि आदिम जनजाति से लोग थे। चंगेज खान अपने आप को बोलता था कि भाई हम ईश्वर का श्राप हैं, उसको मजा आता था, इतना मार काट किया है, इतने लोगों को मारा है कि उसके सामने हिटलर भी फेल है, समझ लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा ठीक है खूंखार आदमी था चंगेज खान। अपने साम्राज्य विस्तार कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि अपना साम्राज्य विस्तार करते करते देखिए उधर चीन से इधर आ गया, पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ आ गया, गजनी और पेशावर पर भी कंट्रोल कर लिया। उस समय देखिए उस सबका कंट्रोल था, ठीक है, वहाँ का जो शासक हुआ करता था ख्वारिज़म का शाह हुआ करता था। माना जाता है कि चंगेज खान ने उस ख्वारिज़म के शाह को बोला कि चलो भाई मिलजुल के हम लोग ठीक है मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मिलजुल के शासन प्रशासन को चलाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो ख्वारिज़म का शाह था वो भी साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वो माना नहीं और फाइनली चंगेज खान ने उसके साम्राज्य पे अटैक कर दिया। एक दूत भेजा हुआ था चंगेज खान ने, उसका माना जाता है कि ये मंगबरनी के द्वारा उसका गला काट के भेज दिया, इसीलिए चंगेज खान नाराज हो गया, ठीक है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग यहाँ पे मत हैं। तो अब देखिए गजनी और पेशावर पे जैसे अधिकार हुआ, ये जो ख्वारिज़म का जो उस समय शासक था ध्यान रखिएगा, इसके कुछ ठीक है पिता उता इसके भाई हुए थे, सब भाग गया, सब इधर कैस्पियन सागर की तरफ कि भाई भागेंगे नहीं तो मारिए देगा। अब बच गया ये मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी। इसको लगा कि भाई हम जाएं कहाँ जाएं, पूरे तरीके से घेर चुका था ये, इसको मजबूरन आना पड़ा सिंधु नदी की तरफ, यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ इधर आना पड़ा। और आया तो उस समय देखिए इल्तुतमिश का कंट्रोल था, उसके बेटे का कंट्रोल था नसरुद्दीन मोहम्मद का। आया और उसने ठीक है मैसेज भिजवाया कि भाई हमको प्रश्रय दो, नहीं तो हमको चंगेज खान मार डालेगा। अब सोचिए इस समय अगर इल्तुतमिश उसको प्रश्रय दे देता तो सोचिए चंगेज खान का भारत पे अटैक होना श्योर था, और जब भारत पे अटैक होता तो पूरा पूरा भारत उस समय क्या हाल होता, कितनी नरसंहार होती, अब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही माना जाता है इल्तुतमिश को कि इल्तुतमिश ने चंगेजों से, समझ रहे हैं ना, मैंने मंगोलों से भारत की रक्षा किया
अब इसको आपको समझना है। अब यही जलालुद्दीन मंगबरनी आएगा और वही जो क्या बोलते हैं कि कुछ जनजातीय जो लोग थे, खोखर जनजाति के लोगों में वहाँ पे आके शादी करेगा, अपना घर द्वार बसाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये क्या कर दिया, पूरी तरीके से इनकार कर दिया। माना जाता है कि जलालुद्दीन मंगबरनी, कुछ इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि एक तरफ मतलब आग और पानी के बीच फंस गया। एक तरफ जाएगा तो उधर सब मंगोल सब है, एकदम आग उगल रहा है। इधर आ रहा है तो सिंधु नदी है, पार करके इधर आएगा कैसे, बड़ा समस्या थी, बेचारा फंसते हुए नजर आ रहा था। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि चंगेज खान को यही था कि भाई भारत हम जाएंगे, सिंधु नदी में एंट्री मारेंगे और आसाम से हम निकल जाएंगे पूरा पूरा। लेकिन उस समय समझ रहे ना, बहुत अधिक गर्मी होती है भारत में, ठंडी भी बहुत अधिक होती है। उन विषम परिस्थितियों में वो आया नहीं, अच्छा हुआ नहीं आया, समझ रहे हैं, नहीं तो बहुत ही अधिक यहाँ पे नरसंहार, इतिहास आज क्या पता कुछ और ही होता। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट, बिहार बंगाल विजय, दो दो उसके प्रबल शत्रु निकल गए। अब ये जो था, ये देख रहे हैं ना, ये बिहार बंगाल, वहीं अली मर्दान, ठीक है, बड़ा हीरो बन रहा था, ये भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। ऐबक के समर्थन से देखिए बंगाल का शासक बना हुआ था। इसी अली मर्दान ने क्या किया था, तो बख्तियार खिलजी की हत्या किया था और ऐबक के समर्थन से ही ये बंगाल का शासक बना हुआ था। तो जो बख्तियार खिलजी के जो वंश के जो लोग थे ना, इस अली मर्दान को कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, वो लोग तैयार नहीं था। अब आगे चल के उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा इस अली मर्दान की हत्या कर दिया गया। अब वहाँ पे एक नया शासक आएगा, ध्यान रखिएगा, बंगाल में हिसाउद्दीन एवज खिलजी, ध्यान रखिएगा, गद्दी पर बैठा और बाकायदा इसने उपाधि भी धारण किया, गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण किया और अपने नाम का सिक्का चलाया, खुतबा पढ़वाया। देखिए, एक स्वतंत्र शासक को ही ऐसा करने का अधिकार है कि अपने नाम का सिक्का चलवाओ। खुतबा, समझ रहे हैं ना, खुतबा का मतलब होता है या तो सबसे पहले अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानने के बाद वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद को मानता है, रिस्पेक्ट देता है। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा, बादशाह का जो रोल होता है, ठीक है, अपने आप को बादशाह के तौर पर रख के वो सब खुतबा पढ़वा रहा है। अब ऐसे कोई बर्दाश्त कर पाएगा? सोचिए, इल्तुतमिश बेचारा इधर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, खून का एकदम फंसा हुआ था, इधर उत्तर पश्चिम की तरफ, सिंध के क्षेत्रों की तरफ फंसा हुआ था। आगे चल के देखिए सत्ता का अपना विस्तार कर लिया, बिहार तक आ गया। इधर देख पा रहे हैं, इधर नदिया से लखनऊ स्थित इधर आ गया, इधर बिहार के क्षेत्रों की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। अब 1255 के आसपास, 1225 के आसपास इल्तुतमिश से रहा नहीं गया, आया वो, ठीक है, गंगा नदी को पार करते हुए आया और जैसे इतनी बड़ी विशाल सेना को लेके आया, माना जाता है कि हिसामुद्दीन जो एवज खिलजी डर के मारे उसके सामने सरेंडर कर दिया। युद्ध क्षतिपूर्ति भी बहुत अधिक इल्तुतमिश को दे दिया, बोला कि अब हम बंगाल के शासक को शक नहीं है, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब यही इल्तुतमिश को लगा कि भाई अधीनता को स्वीकार कर लिया है, हम अपना एक पपेट आदमी, एक इक़्तिदार यहाँ पर स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाएगा, ध्यान रखिएगा, बिहार का सूबेदार मलिक जानी को बनाएगा और आगे चल के पूरा बिहार और बंगाल का भी सूबेदार बन जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से जाएगा, ध्यान रखिएगा, बना के सूबेदार इस मलिक जानी को वापस जाएगा, क्योंकि उधर भी राजपूतों का भी इसको दमन करना था। इल्तुतमिश वापस लौटेगा, हिसामुद्दीन एवज इसको, मलिक जानी को बिहार से बाहर निकाल देगा और दिल्ली की अधीनता मानने से इंकार करेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब पीठ पीछे बोलते हैं ना, छुरा घोंप देना, कुछ ऐसे ही कर रहा है हिसामुद्दीन एवज। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे यही सब क्षेत्र है। देखिए अब क्या हो रहा है। अब इसी को दंडित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन को भेजा। वहीं जो नसरुद्दीन मुहम्मद था अभी, ठीक है, लाहौर का उसको सूबेदार इक़्तिदार बनाया था। अभी वो अवध का, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्यपाल इक़्तिदार के रूप में यहाँ पे मौजूद था। लगा कि जाओ भाई, अवध का क्षेत्र है, यहीं गंगा घाटी वाला क्षेत्र, जाओ थोड़ा निपटा के आओ, बंगाल में बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1226 में नसरुद्दीन आएगा और लखनौती पर अधिकार कर लेगा। और वो जो हिसामुद्दीन होता है एवज, माना जाता है एक पूर्वी अभियान के लिए निकला हुआ था, लेकिन जैसे आया उसको 1226 में मार दिया और खुद बंगाल का सूबेदार बन गया। अब ये बंगाल देखिए पूरी तरीके से इल्तुतमिश के अंडर कंट्रोल में आ गया। लेकिन 1226 में देख पा रहे हैं ना, मैंने दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से एक एकता हो गया बंगाल। अब यहीं से बंगाल देखेंगे धीरे धीरे वहाँ पे मुस्लिम जो इन्वेजन है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया जाएगा। हालांकि उसकी नींव तो बख्तियार खिलजी ने डाल दिया था, लेकिन 1229 में एक बहुत ही इल्तुतमिश के लिए, समझ रहे हैं ना, खतरनाक घटना होगा। उसका बेटा यहाँ पे मर जाएगा, नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाएगी। सबसे योग्य पुत्र था उसका इल्तुतमिश का। इसकी जब मृत्यु होगी तो वहाँ पे देखेंगे तो मलिक इख्तियारुद्दीन बल्ख, इसके नेतृत्व में फिर से ये जो खिलजी वाला सब वंश है, ध्यान रखिएगा,
इसके नेतृत्व में खिलजी अमीरों ने लखनौती में विद्रोह कर दिया। अब इल्तुतमिश से रहा नहीं गया, 1230 में आएगा। अब बोलेगा कि सबको साफ करो, जितना भी विद्रोह होगा, जितने भी लोग हैं, ठीक है, तलवार के दम पे दबाएगा। और 1223 में, ध्यान रखिएगा, 1230 में पूर्ण अधिकार कर लेगा। अब यहाँ पे फिर से उस मलिक जानी को बिहार और बंगाल का यहाँ का सूबेदार बनाएगा, इक़्तिदार बनाएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ तक मामला देखिए कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं राजपूत क्षेत्र में क्या कर रहा है, क्योंकि इनको भी खत्म करना है। बारी बारी से एक एक करके देखिए कैसे अपने दुश्मनों को पराजित कर रहा है। बंगाल अभियान के बाद अब इसको लगा कि अब राजपूतों की ओर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये लोग भी, ठीक है, हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले प्रतिहारों की बात करें, तुर्की सेना को सब क्या किया था, प्रतिहार लोग की ग्वालियर से मतलब भगा दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। वहीं जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तब तुर्की सेना को ग्वालियर से निष्कासित कर दिया था। और नरवर, अभी वर्तमान में एमपी में ही है, नरवर का किला नाम सुना होगा, हाँसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरियाणा का जो हिसार जिला है, कभी उसका नाम हाँसी हुआ करता था, तो हाँसी पर ये सब अधिकार कर लिया। वैसे ही यहाँ पे चौहानों ने रणथंभौर का किला पे, जोधपुर का जो निकर का जो प्रदेश है वहाँ पे भी सब अधिकार कर लिया। हमने दिल्ली के आसपास ये सब मंडरा रहा है, ध्यान रखिएगा। और भाटी रोज राजपूतों ने अलवर, अजमेर, बयाना, थंभौर को यहाँ पे स्वतंत्र कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे राजस्थान के भांति ही जो दोआब का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी जो हिंदू शासक यहाँ पे विद्रोह कर रहा था। इसके अलावा कुछ और चीज़ों को आप देखिए, अभी राजपूत शासक, ये सब आप देख पा रहे हैं ना। ये सारा का सारा जो राजपूत जो शासक है सब पूरा उस समय, ठीक है, जो बिल्कुल ही एक तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे, ठीक है, सामंतीवादी प्रक्रिया से ही सब युक्त था। यूनाइट तो सब था नहीं उस समय, इनकी शक्ति बिल्कुल विकेंद्रित हो चुकी थी। अब इनका दमन करने में बिल्कुल इल्तुतमिश के लिए आसानी था, क्योंकि एक बड़ा सेना वगैरह तो पूरी तरीके से व्यवस्थित करते जा रहा था। शुरुआत देखिए करता है वो रणथंभौर और मंदसौर अभियान से, वही दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। इस समय पृथ्वीराज तृतीय के यहाँ पे वंशज शासन कर रहा था और 1226 में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अभी बहुत बड़ा उसकी सफलता माना जाता है इल्तुतमिश का, क्योंकि माना जाता है कि इस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए लगभग 70 शासकों ने प्रयास किया था, लेकिन किसी ने इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो कंट्रोल किया इल्तुतमिश, इसीलिए बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। 1227 में देखिए परमारों की राजधानी में चला गया मंदसौर, अभी वर्तमान में मंदसौर का एरिया, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया है। यहाँ वहाँ पे जाके अधिकार कर लिया। सबको देखिए गिन गिन के यहाँ पे निपटा रहा है। देखिए नेक्स्ट, जालौर, बयाना, थंगेर, अजमेर और नागौर, ठीक है, विजय कर रहा है। अभी जो विजय कर रहा है ना, देखिए यही आप लुसेंट वगैरह में पढ़ते हैं, इसके बारे में कहानी तो जानते हैं ही नहीं, रटते हैं, कुछ दिन में भूल जाता है। यहाँ समझ लीजिए रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 1228-29 में बिल्कुल एक मूवी की तरह चल रहा है। देखिए फ्लो एकदम, टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से देखिए आगे बढ़ रहा है। इल्तुतमिश ने जालौन का, ठीक है, घेरा डाला। वहाँ का जो चौहान शासक था राजा उदय सिंह ने माना कि काफ़ी टक्कर दिया, लेकिन फाइनली, ठीक है, इसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, अर्थात वार्षिक कर देने के लिए तैयार हो गया कि भाई चलो तुम्हारे अंडर ही में रहेंगे, और ठीक है वार्षिक कर देने के लिए इसको, ठीक है, राजी कर लिया। इसके पश्चात तो आगे गया बयाना, अजमेर और नागौर, सब ये, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पे जाके अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति। अब देखिए 1229 में क्या होता है ना, तो अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है भारत में। पूरब के क्षेत्रों से देखिए उत्तर यहाँ तक सब कुबाजा या उदद को सब निपटा दिया है। तो जब इतना बड़ा जब क्षेत्र हो गया है तो खलीफा भी देख रहा है, मुस्लिम धर्म गुरु के रूप में एक राजनीतिक पद हो चुका है खलीफा का। अब उसको लगा कि अब इसको अब उपाधि नहीं देंगे तो भाई कब देंगे, ठीक है। इसीलिए 1229 में उसमें बगदाद का अब्बासी खलीफा होता है, ध्यान रखिएगा, अल मुंतसिर बिल्ला, इसको भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब्बासी खलीफा बगदाद का अल मुंतसिर बिल्ला वहाँ पे अपने एक दूत को भेजेगा, ध्यान रखिएगा। और बाकायदा जो भी फॉर्मेलिटी होता है ना, मतलब सुल्तान पद को देने के लिए, कि जाओ एक चिट्ठी ले लो, ठीक है, एक कानूनी लेटर ले लो, कुछ कपड़े ले लो, ठीक है, मैंने पूरा एकदम माहौल बना के वो भेजा हुआ था। और आया और बोला कि देखिए भाई दिल्ली के जो, ठीक है, सुल्तान है इल्तुतमिश को हमारे, ठीक है, खलीफा के द्वारा सुल्तान का पद दिया जा रहा है। और यहीं से देखिए दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य की तरफ बिहेव करने लगा। क्योंकि पहले भी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भी
गोरी के उत्तराधिकारियों ने दिया हुआ था कि तुम सुल्तान हो, लेकिन उसको वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि सुल्तान का पद एक ही व्यक्ति दे सकता है और वो है मुस्लिम खलीफा। अब मुस्लिम खलीफा ने यहाँ समझिए ठप्पा लगा दिया, एक ऑथेंटिक एक लीगली यहाँ पे करार कर दिया गया कि भाई अब तुम दास नहीं हो इल्तुतमिश को, तुम वाकई में अब सुल्तान हो। यहाँ पे इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है। और इसका उल्लेख मिनहाजुस सिराज अपनी पुस्तक तबकात नासिरी से ठीक है करता है कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब ये अपने सिक्कों पर अपना ठीक है एहसान तो चुकाएगा ही चुकाएगा, अल्त मुंतसिर बिल्लाह का ठीक है नाम भी उत्कीर्ण करवाएगा, चूँकि अब ये भी एक मुस्लिम है और मुस्लिम है तो भाई खलीफा ही समझ रहे हैं ना, अब इसके लिए एक रियल धर्म गुरु के रूप में मौजूद है। तो अब यहाँ पे समझना है, और खलीफा के साथ जैसे ही ये जुड़ेगा तो फिर वही है, एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे धार्मिक सहिष्णुता की भावना खत्म हो जाएगी, मंदिरों को तोड़ना वगैरह ठीक है ये सब आम बात हो जाएगा, क्योंकि इस्लामीकरण को बढ़ावा देना ये तो बहुत ज़रूरी था उस समय, और ये लोग किया भी इसीलिए ठीक है। इस इल्तुतमिश को जो अपने दुश्मनों से इतना शानदार तरीके से निपट रहा है, इसको भी ठीक है आप कह सकते हैं कि मूर्ति वगैरह तोड़ने में, मंदिरों को तोड़ने में बहुत बड़ा इसका भी रोल है। मतलब एक कह सकते हैं कि टॉलरेंस शासक रूप में इसको माना नहीं जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश के योग्य पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु। अब जैसे ही एक तरफ इधर खलीफा का ठीक है ने जो सुल्तान का पद दिया, दूसरी तरफ त्रासदी आ गई। मार्च अप्रैल के महीने माना जाता है कि 1229 में ही इसके बड़े पुत्र नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई। वही नसरुद्दीन जो बंगाल में ध्यान रखिएगा इक़्तिदार बना हुआ था। योग्य पुत्र की इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पर वह हाँसी, ध्यान रखिएगा ठीक है, हिसार जो हरियाणा का जो जिला है, अवध, लाहौर और लखनऊती का एक सूबेदार यहाँ पर रह चुका था। ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि नसरुद्दीन भले मर गया है लेकिन बार बार इसका नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही योग्य पुत्रों में से एक, योग्य माने सबसे योग्य पुत्र यही था इल्तुतमिश का, अदरवाइज फिर उसकी बेटी ही होगी रजिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी रहता है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इल्तुतमिश टूटने के बजाय और मजबूती से खड़ा हुआ और दिल्ली सल्तनत के संगठन में लगा रहा, और जितना भी विद्रोह हुआ आसपास के क्षेत्रों में सबका ये दमन करते गया। अब देखिए नेक्स्ट, ग्वालियर और कालिंजर विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1231 में जाएगा, ग्वालियर पर आक्रमण करेगा, और वहाँ का जो परिहार शासक होगा मंगल देव, माना जाता है कि ये भी लगभग काफ़ी लंबे समय तक 11-12 दिनों तक, मैंने 11-12 दिन नहीं 11 महीने तक माना जाता है कि पूरा इसको ठीक है मतलब हारने के लिए तैयार नहीं था, इसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फाइनली ये भी पराजय हो गया। अब जब पराजय हो गया तो ये भी एक बहुत बड़ा रणथंभौर टाइप का इसका विजय था इल्तुतमिश का। इसके उपलक्ष्य में सिक्का चलाया और रजिया का नाम उत्कीर्ण करवाया। क्यों? तो आपको ध्यान रखना है कि 1231 में जब ये ग्वालियर अभियान के लिए आया तो इल्तुतमिश का जो सबसे योग्य पुत्र था नसरुद्दीन मर चुका था। बाकी जो इसके पुत्र थे एकदम बिलासी थे, समझ रहे हैं ना, मतलब वहीं आप कह सकते हैं कि गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में सब मस्त था सब। उसको अपने शासन साम्राज्य से ठीक है कुछ लेना देना नहीं था। उस परिस्थिति में जब वो ग्वालियर आया आक्रमण करने के लिए, तो उस परिस्थिति में दिल्ली का शासन सत्ता को रजिया के हाथों में सौंप के आया हुआ था। और ये जब वापस गया तो देखा कि हमारी बेटी जो रजिया है बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पे शासन प्रशासन को चला रही है, इसीलिए इसको पुरस्कृत करने के लिए रजिया का नाम भी उत्कीर्ण करवाया, और उस समय घोषणा भी कर दिया कि हमारे अयोग्य पुत्र है, कोई भी हमारे बाद अगर ठीक है मगर हम मर जाते हैं तो हमारे बाद कोई भी हमारा पुत्र शासक बनने के लायक यहाँ पे योग्य नहीं है, दिल्ली सल्तनत का शासक नहीं बन सकता है, बल्कि शासकी ही यहाँ पे बनेगी, अर्थात मेरी बेटी बनेगी, रजिया बनेगी। इसीलिए माना जाता है कि देखिए इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जो अपने बेटों को ना महत्व देते हुए पहली बार दिल्ली सल्तनत में, ध्यान रखिएगा, पहले ही मैंने शासक मरने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि मेरे बार शासक कौन बनेगा, रजिया का नाम कर देगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा रजिया कैसे सुल्तान बनेगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए ग्वालियर पे जब मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे शासन प्रबंधन को लगाना शुरू कर दिया कि ग्वालियर पे फिर से कोई लोग विद्रोह ना कर दे। बाकायदा इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो बार बार पूछा जाता है। मजदूर यहाँ पे मुल्क है, जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैद को अमीर दाद और सिपह सलाहदार का पद देगा। वैसे ही रशीदुद्दीन को कोतवाल नियुक्त करेगा कि देखो भाई तुम्हारा सारा का सारा जो मैनेजमेंट का काम है तुम ही लोगों का है। इसके अलावा 1233-34 के आसपास मलिक नुसरुद्दीन तैयची ने, मैंने इसी का आदमी है, ध्यान रखिएगा, कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। वहीं कालिंजर का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चंदेल राजा ठीक है त्रिलोक वर्मा था, ये भी सरेंडर कर दिया, और देखिए कालिंजर पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेगा। बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, कालिंजर का किला, ये सब घूमना चाहिए आप लोगों को। चलिए
अब लास्ट में इधर बचा हुआ है नागदा और अनहिलवाड़ा में सफलता, बाकी सबको निपटाते जा रहा है, लेकिन अब इसका खुद अब देख पा रहे हैं अब हारने का समय आ गया है। इधर है गुहिलोत की राजधानी, बड़ा फेमस नाम है, इस सर नेम ठीक है आपको वर्तमान में कनेक्ट कर सकते हैं। गुहिलोतों की राजधानी थी नागदा। ये सब मध्य प्रदेश का ही एरिया है। सारा युद्ध देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के आसपास ही इसका युद्ध अभियान हो रहा है। लास्ट में इसका देखिए अब होगा दोआब के क्षेत्रों में, तो नागदा पर यह आक्रमण करेगा। उस समय राजा क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। इसीलिए गुहिलोत लोग ठीक है अपने आप को थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इल्तुतमिश को जो पूरे विजय भारत विजय अभियान में निकला हुआ था, इसको राजा क्षेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया। गुजरात में गया, इसको लगा मैंने इस पराजय से माना जाता है कि बहुत ही इल्तुतमिश को क्षति हुआ और उसका मेंटेन करने के लिए गया गुजरात में चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ा पे। यही जो ठीक है अनहिलवाड़ा भी क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं के जो शासक था भीमदेव ठीक है भीमदेव द्वितीय जो था उस मोहम्मद गोरी को हराया हुआ था, गया और वहाँ पे जो शासक था उस शासक ने फिर से इस इल्तुतमिश को हरा दिया और इसको वापस लौटना पड़ा, मुंह की खानी पड़ गई इल्तुतमिश को। इसलिए कहेंगे तो गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में शुरू में मैप आप लोग ने दिखाया है कि वहाँ पे इल्तुतमिश का साम्राज्य विस्तार पूर्णतः नहीं हो पाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, मालवा अब अभियान करेगा, एमपी की तरफ आएगा। 1234-35 में भीलसा के नगर और दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जाता है। मिन्हाजुल सिराज बोलता है कि वहाँ पे 300 साल पुराने मंदिर थे, सबको तोड़ दिया। सब माना नहीं, चला गया ठीक है उज्जैन में चला गया और वहाँ अभी वर्तमान में जो महाकाल का जो मंदिर है, भारतीय आस्था का एक बहुत बड़ा ठीक है कह सकते हैं कि प्रतीक, महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया और वहाँ पे जो भी ठीक है पुराने शासकों के द्वारा जो मूर्ति वगैरह जो निर्माण किया गया था उस मूर्ति को ठीक है उठा के ले गया, क्योंकि सोने चांदी की वो सब मूर्तियाँ बनी होती थी। नेक्स्ट है यहाँ पे दोआब विजय। अब पूरा देखिए एमपी की तरफ आ गया, गुजरात राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हार गया। अब इसको लगा कि भैया हमें दोआब विजय करना है। मैंने वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, ये गंगा और ये ठीक है यमुना, यही जो बीच का जो क्षेत्र था इसमें कुछ क्षेत्र है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे बदायूं है, कन्नौज, बनारस, कटेहर को ठीक है वर्तमान में रुहेलखंड बोला जाता है। यहाँ पे जाके अधिकार किया, देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इस मैप को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। देख रहे हैं यहाँ से आपको दिख जाएगी गंगा नदी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये है यमुना नदी। देखिए ये यमुना नदी, यहीं जो बीच का ये है ना, यही जो एरिया है इसी को दोआब एरिया के नाम से जाना जाता है। दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यहाँ पे अवध में इसको बहुत चैलेंज मिला, क्योंकि अवध में एक स्थानीय जो जाति लोग वहाँ पे निवास करती थी, उनका एक बड़ा नेता इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पृथु। बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथु का विद्रोह वहाँ पे बड़ा फेमस था। इल्तुतमिश ने उस विद्रोह को दबाया। और इस पृथु के बारे में देखिए, जो इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसरुद्दीन, ऑलरेडी आपको पता है कि अवध का वो इक़्तिदार रह चुका था। वो बोला कि देखो पृथु बड़ा खतरनाक आदमी है, मान के बोला कि देखो 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया है पृथु। इसीलिए इस पृथु को ठीक है वर्तमान में हिस्ट्री में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथु का विद्रोह, अब आप रटते रहेंगे पृथु पृथु, फील नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा फील करिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान और इसकी मृत्यु। अब माना जाता है यहाँ पे देखिए 1236 में बामियान की तरफ कूच करेगा, क्योंकि इधर तो पूरा लगभग मैनेज कर चुका था। बामियान वर्तमान में अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के मध्यवर्ती भाग की तरफ जाएगा वहाँ पे, और खोखरों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान होगा, क्योंकि उसी सिंधु नदी के क्षेत्र के आसपास खोखर लोग रहते थे। ये खोखरों से बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध है यहाँ पे मंगबरनी का। मैंने बताया था आपको कि यही मंगबरनी जब भाग के आया हुआ था मंगोलों के आक्रमण से, तो खोखरों की बेटियों से शादी कर लेता है, ध्यान रखिएगा, और वहाँ का शासक बन जाता है। उसी का अधिकारी होगा एक, ठीक है, सैफुद्दीन हसन होगा, वहाँ पे वो शासन कर रहा होता है। जाएगा ये, बीच रास्ते में बेचारा इल्तुतमिश बीमार हो जाएगा, वापस बोलेगा कि हमको दिल्ली ले चलो, और दिल्ली उसको लाया जाएगा। और 30 अप्रैल ध्यान रखिएगा 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके कब्र को वर्तमान में, ठीक है, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के ही एक साइड, ठीक है, जब एंट्री गेट से जाएंगे तो लगभग कुतुब मीनार के आप, ठीक है, राइट साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला, उसी का कब्र है, देख पा रहे हैं। जाके लोग, ठीक है, फोटो वोटो लोग खिंचवाते रहते हैं। आप जाएंगे कुतुब मीनार तो आप लोग जरूर इसको देख के आइएगा, ठीक है। चलिए, मुद्रा व्यवस्था, अब बात करते हैं कि अब इल्तुतमिश तो मर गया, अब कुछ मुद्रा हो गया। मुद्रा व्यवस्था क्या चलाया, न्याय व्यवस्था क्या चलाया, आर्ट एंड कल्चर, स्थापत्य कला के लेके क्या बनवाया, थोड़ा हम लोग बारी बारी से भी देख लेते हैं।
यहीं से प्रश्न बनता है। शुद्ध अरबी का सिक्का यहीं चलवाया, ध्यान रखिएगा। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलाया। ये मुद्रा होता है तांबे का, ठीक है, तांबे का जीतल और चांदी का टंका पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, चांदी का क्या है, टंका है, और तांबे का क्या है, यहाँ पे जीतल है। तो आ रहा है यहाँ पे त जीतल का कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। और पहली बार ध्यान रखिएगा टकसाल का नाम यहाँ पे इसमें करवाया गया। टकसाल मतलब होता है ना कि जहाँ पे मुद्रा बनती है, जहाँ पे मुद्रा बनती है उसी को टकसाल बोला जाता है। तो जिस टकसाल में जो मुद्रा बन रही थी उस टकसाल का इसने नाम भी लिखवाया। आगे चल के जैसे देखेंगे मुगल काल में भी वहाँ पे कुछ शासकों के द्वारा, ठीक है, टकसाल का यहाँ पे नामों का यहाँ पे जिक्र आएगा। इसके अलावा ये अपने सिक्कों पे खलीफा का नाम भी अंकित करवाएगा। और उसके बाद स्वयं को प्रधान धर्म रक्षक के रूप में भी उत्कीर्ण करवाएगा। नासिर अमीर उल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नासिर अमीर उल, ठीक है, मुमनिन की भी यहाँ पे घोषित करेगा। हिंदुओं के प्रतीक का भी ख्याल रखेगा, जैसे शिव का नंदी हो गया, चौगान घुड़सवार को भी अंकित करवाएगा। और इसके साथ साथ देखा जाता है कि चांदी का जो सिक्का था वर्तमान में तोला जाता है तो बोला जाता है 175 ग्राम का है, 175 ग्रेन का है। मापने का, मेजरमेंट करने का, ठीक है, यूनिट है 175 ग्रेन का। ये सब छोटा छोटा फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, सारा अक्षर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद से स्थापत्य कला में भी बहुत कुछ इसने बनवाया। जैसे कुतुब मीनार का पता है कि पहले मंदिर का तो ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक करवा दिया था। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का ध्यान रखिएगा, ये कुतुब मीनार का निर्माण यहीं पूरा करवाएगा। और उस कुतुब मीनार में बाकायदा ऐबक और गौरी का नाम भी अंकित करवाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये कुतुब मीनार बख्तियार, ठीक है, जो काकी जो सूफी जो संत थे उसी का स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला हुआ था। जोधपुर में, ठीक है, अतारकिन का दरवाजा बनवाएगा। छोटा छोटा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पे, जो सबसे इसका चहेता पुत्र था, इसका मकबरा बनवाएगा, ठीक है, दिल्ली में ही है, सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनवाएगा। और ऐसा माना जाता है कि प्रथम मकबरा निर्मित कराने का जो श्रेय दिया जाता है इसी को दिया जाता है इल्तुतमिश को, और उसके जो पुत्र का बना है, ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद, ध्यान रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद। बदायूं के क्षेत्रों में हौज सम्मी ईदगाह बनवाएगा। और वहीं पे जामा मस्जिद, ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद शाहजहां वाला नहीं, ये दिल्ली वाला ठीक है, जामा मस्जिद नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बदायूं में बनवाएगा। इसके साथ साथ माना जाता है कि दिल्ली में ही अपने, ठीक है, आका गौरी भी था इसका आका। तो गौरी के निर्माण में, गौरी की याद में मदरसों का भी निर्माण करवाएगा, मदरसा मुइज्जी नाम देगा। और इसके अलावा कुछ और भी मदरसा का निर्माण करवाएगा अपने बेटे के नाम पे, जिसे नादिर, ठीक है, मुइज्जी भी उसको बोला जाता है, नासिर, ठीक है, इसके नाम पे, उसका चहेता बेटा था। गुंबद निर्माण का पिता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि अब जो भी बनवा रहा है, जो भी संरचना करवा रहा है, गुंबदकार, ठीक है, संरचना के रूप में, जैसे जामा मस्जिद ही बनवाया वहाँ पे, तो ये गुंबदकार, ठीक है, धीरे धीरे गुंबद अब भारत में, ठीक है, लगभग उसका प्रचलन भारत में बढ़ने लग गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे न्याय व्यवस्था को स्टेबलाइज करवाया गया है। राजधानी और सभी प्रमुख नगरों में काजी और अमीर दाद की यहाँ पे नियुक्ति करेगा कि जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन लोगों की समस्या भाई बाकायदा उसका सुनवाई किया जाए। अंतिम ध्यान रखिएगा, संविधान का स्रोत यहीं होता था, मतलब न्याय का स्रोत यहीं होता था, अंतिम निर्णय इसी पे डिपेंड करता था। और इब्न बतूता यहाँ पे बोलता हुआ, यही जो मोरक्को यात्री आगे अपनी बुक में लिखता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने होते थे, जिनके गले में घंटियाँ होती थी। इसी घंटियों को न्याय का घंटा बोला जाता है। रट तो लेते हैं न्याय का घंटा, ये है, ध्यान रखिएगा, सिंह के गले में घंटी है, न्याय का घंटा। कहा जाता है कि जिसको समस्या होती थी, बिल्कुल ये, ठीक है, उसके महल के बाहर ही लगा रहता था, वो लाल कपड़ा पहन के आके उस घंटे को बजाता था, तुरंत इल्तुतमिश हाजिर हो जाता था। इसीलिए लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक यहाँ पे माना गया है। बहुत सारा फैसला उस आधार पे किया गया। और आगे इसी का यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, रजिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जब रजिया की जब सौतेली माँ एक होगी, ठीक है, उसको वो सौतेली माँ अपने बेटे को जब राजगद्दी पे बैठा देगी, पूरी की पूरी उस दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो अराजकता आ जाएगी, व्यवस्था आ जाएगी। और फिर रजिया वहीं लाल कपड़ा पहन के जाएगी अपने लोगों के पास, जहाँ पे लोग, ठीक है, नमाज पढ़ रहे होते हैं, जाके बोलेगी कि देखो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई है, हमको तुम लोग शासक बनाओ। अमीरों से वो रिक्वेस्ट करेगी, बोलेगी हम सब शांत कर देंगे, सब ठीक कर देंगे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस समय इसका भाई शासक बना हुआ था रुकनुद्दीन फिरोज। फिर जाएंगे और ठीक है वो अमीर वगैरह जो वहाँ की जो जनमानस थी रजिया के फेवर में आ जाएगा सब, और इसकी माँ को इसको ठीक है बंदी बना के सब जेल में डाल देगा, और फिर रजिया का यहाँ पे शासन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सांस्कृतिक स्तर पे शरणार्थी कलाकार, शिल्पकार और विद्वानों के प्रश्रय भी देगा। इसके अलावा मिनहाजुद्दीन जो सिराज था, देखिए मलिक ताजुद्दीन, सबको ही संरक्षण देगा। अमीर खुसरो के पिता को भी संरक्षण देगा। ध्यान रखिएगा, खुसरो आगे चल के ठीक है कई सारे दिल्ली सल्तनत के इतिहास को देखने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है ध्यान रखिएगा। 7-8 पीढ़ियों को माना जाता है कि खुसरो ने देखा हुआ है। नासिर है, इसके अलावा ठीक है अबू बकर है, अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी, ठीक है नूरुद्दीन मोहम्मद, इसके ठीक है मुख्य विद्वान इसके समय के सब हुआ करते थे। इसके अलावा दिल्ली को समकालीन साहित्य में जितना भी उस समय साहित्य लिखा गया, ध्यान रखिएगा, उसमें हजराते दिल्ली यहाँ पे कहा गया। किसके समय का है? तो इल्तुतमिश का समय का है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तथ्यों का पूरा भरमार है। अब अगला क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी होगा, हम लोग रजिया को पूरा देखेंगे, और साथ में ठीक है इस सम्मी वंश के अंतर्गत जो भी शासक हैं सबको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो ठीक है अपना फीडबैक देते रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।